हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम हमारी पीवाईक्यू सीरीज में एस्टेट का नया क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, दैट इज 2022 का बायोलॉजी सेक्शन। इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसके सही आंसर तक पहुंचेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में नए पीवाईक्यू से रिलेटेड जो सीरीज है वो भी देखने को मिलेंगी और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी सैम्पल क्वेश्चंस बन पाएंगे वो भी नई वीडियोस के थ्रू देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, which one of the following do not specify arginine? इनमें से कौन सा कोडोन आर्जिनिन को स्पेसिफाई नहीं करता? तो देखो आर्जिनिन के लिए कौन कौन से कोडोन कोड करते हैं, ये चार और ये दो। सो देखते हैं, सी जी सी करता है आर्जिनिन के लिए, एजीए भी आर्जिनिन के लिए करता है, सीजीजी भी आर्जिनिन के लिए करता है, जबकि एजीयू जो है वो आर्जिनिन के लिए नहीं करता। किसके लिए करता है? सीरीन के लिए करता है। सो यही पूछा हुआ है कौन सा कोडोन नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज एजीयू विल बी द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, which one of the following is a X-linked recessive disease? इनमें से कौन सी X linked recessive disease है? हम सबको पता है कौन सी डिजीज होती है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया is a sex linked recessive disease, meaning the gene responsible for it is located on the chromosome X, right? Males only have X chromosome, so if they inherit the recessive gene they will develop the disease। क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उन्होंने अगर एक भी रिसेसिव जीन वाला जो है क्रोमोसोम वो इनहेरिट कर लिया तो उनमें डिजीज देखने को मिल सकती है। जबकि फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, वो कैरियर भी हो सकती है अगर उनके पास कोई भी एक कॉपी आ गई रिसेसिव जीन की, या फिर वो पूरी तरह डिजीज्ड भी हो सकती है अगर दोनों कॉपी कैसी आ गई, रिसेसिव जीन की आ गई, राइट। आगे देखते हैं बाकी के ऑप्शंस को। डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन अगर सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिल सकती है, और ऑब्वियसली ये एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। सिडोरिकेट्स भी रिकेट्स की तरह ही एक डिजीज होती है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एंड ऑब्वियसली इट इज आल्सो नॉट अ डिजीज बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अगला है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है जो कि बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से देखने को मिल सकती है, बट किसकी वजह से नहीं होती, एक्स क्रोमोसोम से ये लिंक नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सो आंसर विल बी हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is responsible for failure of vaccine in infants? Infants में वैक्सीन के फेलियर के लिए कौन सा क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका सही आंसर होगा मेटर्नल एंटीबॉडीज, बिकॉज मेटर्नल एंटीबॉडीज कैसे होगा, जब प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट किया जाता है सो उसको जो एंटीबॉडीज मिलती है उस वैक्सीनेशन के थ्रू, तो वो एंटीबॉडीज पास हो जाती है टू द बेबी ऑल्सो थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। कई बार ये जो है एंटीबॉडीज ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती हैं, बट कई केसेस में क्या हो जाता है, ये बेबी के खुद के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगती हैं, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से कंडीशन जो ये अराइज होती है उसको हम बोलते हैं वैक्सीन फेलियर, की वैक्सीन का फेलियर हो गया, राइट। बाकी के जो ऑप्शन है, एंडोटॉक्सिन वी ऑल नो दैट ये सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की उसका एक पार्ट होता है। सीरम प्रोटीएजेस प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स को बोला जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हार्मोन्स होते हैं जिनका इम्यूनोसप्रेसिव काम होता है, बट वैक्सीन फेलियर में कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, मैटरनल एंटीबॉडी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स? स्नेक्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल। पैलेट की जो बोन्स है वो मूवेबल है, जी बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। स्नेक्स हैव मूवेबल बोन्स इन द पैलेट, उनके पैलेट में उनकी मूवेबल बोन्स होती हैं, विच अलाउ देम टू ओपन देयर माउथ्स वेरी वाइड टू swallow लार्ज प्रे। प्रे को एज इट इज swallow करने की जो कैपेसिटी है वो किससे मिलती है, इस पैलेट से मिलती है, जो कि कैसा है, मूवेबल बोन्स का बना होता है। नेक्स्ट है पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि
जब स्नेक्स में लिम्स ही नहीं होते तो पेक्टोरल गर्डल कहाँ से प्रेजेंट होगा? क्योंकि हम सबको पता है पेक्टोरल गर्डल्स कहाँ पाए जाते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं। लिम्स ही नहीं तो पेक्टोरल गर्डल होने का भी कोई सवाल नहीं उठता। सो ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, ये भी बिल्कुल सही है। इनके जो रिब्स होते हैं वेंट्रल साइड पे वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते जबकि फ्री होते हैं, राइट? स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबॉर्न वाइब्रेशंस, हम सबको पता है स्नेक्स जो है वो ग्राउंड वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं। इसी तरह नई रिसर्चेस शो करती हैं कि स्नेक्स जो हैं एयरबोर्न वाइब्रेशन को भी सेंस कर लेते हैं, उसके टुवर्ड्स भी सेंसिटिव हैं। सो ये स्टेटमेंट भी कैसी हमारी करेक्ट है। सो इसका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट इन स्नेक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मडिल्लो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर। आर्मडिल्लो एक इस तरह का दिखने वाला ये एनिमल होता है। पूछा गया है आर्मडिल्लो ने किसकी वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया? सो आर्मडिल्लो ने लेप्रोसी के लिए वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया, राइट? क्यों? क्योंकि आर्madillo भी एक ऐसा एनिमल है ह्यूमंस की तरह जो नेचुरली लेप्रोसी डेवलप कर लेता है, राइट? तो ये मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दीज जीन्स। इस डिजीज के बारे में स्टडी करने के लिए हेल्प करता है आर्madillo। सो इट एक्ट्स एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म या मॉडल एनिमल। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लेप्रोसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकली एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज। एफएसएच केमिकली क्या होता है? सो एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, राइट? इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट का बना होता है दैट स्टैंड्स फॉर ग्लाइको, सॉरी प्रोटीन के लिए प्रोटीन, राइट? एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें शुगर पार्ट होता है विच स्टैंड्स फॉर ग्लाइको, राइट? तो ग्लाइको प्रोटीन मतलब शुगर प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, राइट? सो इसमें कि क्या है ये? एफएसएच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि एफएसएच कौन प्रोड्यूस करता है। इट इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और हम सबको पता है रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो जो हमारी क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो पीक देखने को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो एफएसएच और एलएच हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलती है, राइट? ये डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, पिवोटल मैच्योरेशन और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी को भी कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एफएसएच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? सो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए ऑफ द टारगेट जीन। सपोज ये कोई टारगेट जीन है, वो हमें कोई एमआरएनए दे रहा है, उसी के अगर कॉम्प्लीमेंट्री हम कोई आरएनए बनवा दें तो उसको क्या बोलेंगे? उस आरएनए को बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए। और ये एंटीसेंस आरएनए इस एमआरएनए से जाके बाइंड कर जाता है क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। किसका फॉर्मेशन कराता है? डुप्लेक्स फॉर्मेशन। और ये जो बनता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बना, ये हमारे पास एक्टिव नहीं होता, इसका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। ट्रांसलेशन क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है और उस जीन का एक्सप्रेशन भी हम इससे रोक सकते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन भी रुक जाता है। सो ये होती है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop the expression of a specific gene, उसको क्या बोला जाता है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. Moving to next question. Which of the following statement is wrong about mitochondrial DNA and nuclear DNA? Mitochondrial DNA और nuclear DNA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट है दे डिफर इन जीसी कंटेंट। ये तो बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और न्यूक्लियर डीएनए में अलग-अलग परसेंटेज में जीसी कंटेंट पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में थोड़ा लो जीसी कंटेंट पाया जाता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दे डिफर इन देयर बायोन डेंसिटी वैल्यू, क्योंकि इनका जीसी कंटेंट अलग है और जीसी कंटेंट पे बायोन डेंसिटी डिपेंड करती है, तो इसलिए इनकी बायोन डेंसिटी भी अलग होगी क्योंकि जीसी कंटेंट अलग है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। दे डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस। टाइप ऑफ बेसिस, बेसिस का टाइप अलग अलग है, होता है क्या? ए जी सी टी यही तो बेसिस पाए जाते हैं। सो क्या अलग है न्यूक्लियर डीएनए में और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में? नहीं, दोनों में सेम तरह के बेसिस पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर फोर्थ है, सॉरी ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत स्टेटमेंट है। गलत बताना है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है दे डिफर इन मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि
मेल्टिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? ऑन द अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट, और जीसी कंटेंट अलग है तो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। सो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा इसका? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Moving on to next question. Which of the following is correct sequence of the component in a reflex arc? Reflex arc में सही component sequence में बताने हैं। पहले सबसे पहले क्या आता है? रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और लास्ट में क्या आता है? इफेक्टर प्रेजेंट इन दी मसल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और मसल। यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। द फर्स्ट टेट्रापॉड ओरिजिनेटेड इन, टेट्रापॉड जो है चार पैरों वाले, वो कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुए? ये ओरिजिनेट हुए थे ऑप्शन नंबर 2 डेवोनियन पीरियड में। डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ द फिशेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेवोनियन को एज ऑफ द फिशेस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला। बट डेवोनियन के एंड में चार जो ये लिम्ब वाले ऑर्गेनिज्म हैं ये आना शुरू हो गए थे। 4 लिम्ब वर्टिब्रेट्स का आना शुरू हो गया था। ठीक है, ओरिजिन किस में माना जाएगा? डेवोनियन पीरियड में ही माना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 101. Which one of the following cells maintain a current of water in the sponge? इनमें से कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर करंट मेंटेन करने के लिए स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा में? हम सबको पता है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। द आंसर विल बी क्वाइनोसाइट सेल्स। क्वाइनोसाइट सेल्स होती है पोरीफेरा में जो वाटर करंट को मेंटेन करती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रही क्वेनोसाइट सेल जो पूरी तरह इस ये जो ऑस्कुलम होता है, ये जो हमारी कैविटी होती है, राइट, इसको लाइन करके रखती है। स्पॉन्जोसील जो कैविटी है उसको लाइन करके रखती है क्वेनोसाइट सेल्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स पढ़ के सही ऑप्शन बताना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज उप्राइट। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है। ग्रासेस और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी क्या है? कंज्यूमर्स है। हम देख सकते हैं जो नंबर का पिरामिड होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कैसा है? अपराइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है। हाँ, स्लाइटली इन्वर्टेड होता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, नंबर में पाए जाते हैं, जबकि जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इन्वर्टेड सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कैसी है? करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। बायोमास में अगर बात करें ट्री इकोसिस्टम की तो कैसी होती है? इन्वर्टेड। क्या ये इन्वर्टेड दिख रहा है? नहीं। बायोमास की अगर बात करें तो इन्वर्टेड नहीं होता, ये कैसा होता है? अपराइट ही होता है। जो प्रोड्यूसर्स है उनका बायोमास ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दी जो ऊपर के कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, उनके जो बायोमास है वो कम होता है और प्रोड्यूसर्स का ज्यादा होता है। इस तरह से ये अपराइट होता है, ये इन्वर्टेड नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर डी है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। हाँ, इक्वेटिक सिस्टम में जो बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पानी में रहने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका जो मास है वो कम होता है बायोमास। जबकि जो टॉप कार्निवोर्स, बड़ी बड़ी शार्क, वेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा भारी होती हैं, बायोमास उनका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये पिरामिड कैसा हो जाता है? इस वजह से इन्वर्टेड हो जाता है। ये स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट। ए, बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, बी और डी। ये आंसर इसका पॉसिबल आंसर है। बट इसका दो आंसर दिए हुए हैं एचटेट में, ए और डी भी इसका सही आंसर। ऑब्वियसली ए डी तो ऑप्शन है ही, बी और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये दोनों ऑप्शन अगर कोई कैंडिडेट करके आया होगा तो दोनों करेक्ट माने गए थे। ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन है कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्कोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोलस्क शेल। मोलस्क की जो शेल होती है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? कॉन्कोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट विरियॉन्स, विरियॉन्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। सो विरियॉन एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, वायरल पार्टिकल होता है जो होस्ट सेल से आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, जबकि वायरस इनसाइड भी एग्जिस्ट करता है और इनसाइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेट में भी रह सकता है। लेकिन जो विरियॉन होता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ही पाया जाता है, इंट्रा सेल्यूलर पाया नहीं जाता। सेल के अंदर ये पार्टिकल है, सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। सो इंट्रा सेल्यूलर ये नहीं पाया जाता। सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाया जाता है, बिल्कुल सही। ए सेल्यूलर कोई सेल ही नहीं है। क्रिस्टलाइजेबल, इसको क्रिस्टल्स में फॉर्म किया जा सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, which of the following enzyme is present on the outer membrane of mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस है कार्निटीन फैटी असाइल, फैटी एसिड असाइल ट्रांसफरेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, और फोर्थ है सिट्रेट सिंथेज सिंथेटेज, राइट। सो जो पहला है जिसको सीपीटी भी बोला जाता है, दो सीपीटी पाए जाते हैं, सीपीटी 1 और सीपीटी 2। तो जो सीपीटी 1 होता है वो तो प्रेजेंट होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, पर जो सीपीटी 2 होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है ये फुल्ली करेक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक इनमें आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, एक इनर मेम्ब्रेन। फिर जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज होता है वो प्रेजेंट होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, राइट। और ये किस में इन्वॉल्व होता है ये एंजाइम? इट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोअमीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये इनर में होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर है सिट्रेट सिंथेटेज, ये एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या होगा सही? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज मोनोअमीन oxidase is present on the outer membrane of the mitochondria. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। The cartilage that forms the laryngeal prominence during male adolescence is, ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जो laryngeal prominence बनाता है ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंस? लेरेंजियल प्रोमिनेंस को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ये देख सकते हैं हम, लेरेंजियल प्रोमिनेंस ये दिखाया हुआ है, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, जो एडोलेसेंस के टाइम पे जो एक आउटग्रोथ सी देखने को मिलती है, स्पेशली इन द मेल्स, उसको क्या बोलते हैं हम? लेरेंजियल प्रोमिनेंस बोलते हैं। और इसमें कौन सा कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है? थायराइड कार्टिलेज। तो ये किसका है? थायराइड का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Protogynous hermaphrodites refer to organisms that are born female and some point in their lifespan change sex to male. Protogynous hermaphrodites उनको बोलते हैं जो बॉर्न तो फीमेल की तरह होते हैं, लेकिन किसी भी दौरान अपने लाइफ स्पैन के किसी भी टाइम पे वो अपना सेक्स बदल के मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये एग्जाम्पल प्रोटोगाइनी का किस में देखने को मिलता है? सो इसका आंसर होता है डॉर्फ एंजल फिश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 1, राइट। जो बॉर्न फीमेल होते हैं बट चेंज देयर सेक्स टू मेल इन द लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ, डॉर्फ एंजल फिश, जिसकी स्पीशीज जो स्पेसिफिक स्पीशीज है जिसको सेंट्रोपाइज भी बोलते हैं, वो प्रोटोगाइनी शो करती है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डॉर्फ एंजल फिश। अगला क्वेश्चन है, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, निसल्स ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं? सो निसल ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। किसके बने होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स? आरएनए एंड राइबोसोम्स के बने होते हैं। ये सेल बॉडी में हम देख सकते हैं निसल्स ग्रैन्यूल ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडेड विद राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं? आरएनए एंड राइबोसोम्स। आरएनए एंड राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, with the help of codes given below select the pairs of spices या फिर condiments। इनमें से करेक्ट हमें चुनना है जो स्पाइसेस को दिखा रहा है। स्पाइसेस मसाले, कॉन्डिमेंट्स यानी मसालों को दर्शाता है। कौन से इनमें से मसाले हमें ये बताना है, राइट। पहला ऑप्शन है चिनकोना ऑफिशियनालिस एंड सिनामोमम ज़ैलेंसियम। सो ये जो चिनकोना होता है इससे हमें क्विनीन मिलती है। क्विनीन जो होती है हम सबको पता है ये जो मलेरिया हो जाता है, मलेरियल पैरासाइट की वजह से जो मलेरिया डिजीज हो जाती है उसके लिए ये मेडिसिन की तरह काम करती है, राइट। तो ये स्पाइस तो है नहीं, मसाला तो है नहीं। नेक्स्ट इज हमारे पास सिनामोमम
ज़ैलेंसियम, जो कि किससे इससे हमें क्या मिलता है, सिनामन मिलता है, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। सो ये एक तरह का स्पाइस है, बट ये नहीं है। सो ये पेयर तो गलत हो गया। नेक्स्ट है पाइपर नाइग्रम एंड प्लांटो प्लैंगेटो क्या है, ओवाटा। ठीक है, पाइपर नाइग्राम हम किसको बोलते हैं, काली मिर्च को बोलते हैं। सो ये तो स्पाइस हो गया। लेकिन जो ये प्लांटेगो ओवाटा है, ये किसका सोर्स है, साइलियम हस्क का सोर्स है, जो कि एक लेक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन रिमूवर है। सो ये एक स्पाइस नहीं है। सो ये पेयर भी क्या हो गया, सेकंड पेयर भी गलत हो गया। फिर है एलेटेरिया कार्डमोमम एंड सिनेमोमम xylensium। सो एलेटेरिया जो ये होता है, ये एक कार्डमम, उसको कार्डमम बोलते हैं, कार्डमम यानी इलायची, इलायची होती है। और सिनामोमम xylensium किसको बोला जाता है, दालचीनी को, अभी हमने ऊपर देखा था। सो यस, ये एक पेयर बना रहा है मसालों का, स्पाइसेस का। फिर है रो वोल्फिया सर्पेंटिना। रो वोल्फिया एक मेडिसिन होती है जो बीपी को ट्रीट करने में यूजफुल होती है। सो ऑब्वियसली ये स्पाइस नहीं है। और प्लांटेगो ओवाटा हमने अभी देखा कि ये एक स्पाइस नहीं होती। सो ये जो पेयर है ये भी गलत हो गया। फिर है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस एंड फेरुला ऐसा फोइटिडा। सो ये जो मायरिस्टिका होती है, ये क्या होता है, जैफल को बोलते हैं, विच इज अ स्पाइस। और ये जो फेरुला होती है, ऐसा फोइटिडा, ये क्या होती है, हींग को बोला जाता है। हींग भी क्या है, मसालों में काउंट होता है ना, एक स्पाइस है। सो ये ऑप्शन जो ये पेयर है, ये भी करेक्ट हो गया। राइट, सो कौन सा सी और ई करेक्ट पेयर बना रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।